अगर आप ये चाहते हैं कि विदाउट एनी जॉब, विदाउट एनी वर्क परमिट, विदाउट एनी स्टूडेंट वीज़ा अगर आप यहाँ जर्मनी आना चाहते हैं चांसन कार्टे के ऊपर, यानी कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर, तो मेरी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इसके अलावा कुछ ना करें। अगर आप इस वीडियो को सही से फॉलो कर रहे हैं तो बस जर्मनी आने की तैयारी करें। हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं। उससे पहले अगर आपने मेरी चांसन कार्टे यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखें, क्योंकि उसके बाद ही ये वीडियो आती है। चांसन कार्टे होता क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, पॉइंट सिस्टम क्या होता है, और ये बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके बारे में आपको बताई थी। आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि आपको करना क्या है अगर आप यहाँ पर जर्मनी आना चाहते हैं। चुप। So come on brothers and sisters, pack your bags and let's go. हाँ भाई, अब आ चुके हैं हम लोग जंगल के बीच में। वो जो लेक हमने शुरू में देखी थी ना, वो आप देख सकते हैं, वो ये रही पीछे, और ये जंगल है पीछे, और यहाँ पर सांप भी होते हैं। ये वीडियो वैसे तो मैं रैंडमली बना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ना, मैंने कोई माइक लगाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। जो आपको साउंड आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर वही आवाज़ आएगी जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो पिछली वीडियो के अंदर भी हमने चांसन कार्टे पर बात की, तो आज हम क्या ऐसी बात करने लगे जो पिछली वीडियो में हम लोग स्किप कर गए थे। असल में पिछली वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जहाँ जहाँ कांटेक्ट कर सकते थे कांटेक्ट करके बताया कि ठीक है, समझ में आ गया चांसन कार्टे होता क्या है, बट अब हम लोग आगे क्या करें। किसी ने बोला फॉर्म फिल करने का तरीका बताएं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है फॉर्म में, कौन सी फील्ड हमें फिल करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कब करें कब नहीं करें। डॉक्यूमेंट्स, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन है। एक मिनट, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। जैसे होता है ना फर्रा, पेपर्स में एग्जाम में फर्रा लेकर आते हैं, कुछ लोग बूटी बोलते हैं, कुछ फर्रा बोलते हैं, वैसे ही मैं भी लाया हूँ फर्रा। तो पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने की, कि डॉक्यूमेंट्स जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, किस सीक्वेंस में रखने हैं, कैसे सेट्स बनाने हैं, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा था कि यूनिवर्सिटी डिग्री के हवाले से, कि हमारे पास डिग्री तो है बट हम कैसे चेक करेंगे वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, और अगर है तो हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर उसका भी तरीका आपको बताएंगे। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर चांसन कार्टे। चांसन कार्ड यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए हमें जो फॉर्म फिल करना होता है उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। उसमें बहुत सारी फील्ड्स हमसे रेलिवेंट हैं और बहुत सारी फील्ड्स हमसे रेलिवेंट नहीं हैं। तो वो पूरा मेथड हम आपको बताएंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है। फिर बहुत से लोगों ने बोला कि हमें समझ में आ गया अप्लाई करने का तरीका, बट प्रॉब्लम ये है कि अपॉइंटमेंट नहीं है भाई, अपॉइंटमेंट ही नहीं है। हम जहाँ देखते हैं अपॉइंटमेंट नॉट अवेलेबल। तो अपॉइंटमेंट आपको कैसे लेनी है, और फ्री में लेनी है, ख़रीदनी नहीं है किसी से। तो वो तरीका भी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग चांसन कार्टे पे जर्मनी आना चाहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इसके अलावा कुछ ना करें, बस जर्मनी आने की तैयारी करें। तो हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाया हुआ है सबसे पहले, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, और अगर आपने देखी भी है तो फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। जर्मनी के अंदर अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में मल्टीपल तरीके होते हैं। मैं जो तरीका डिस्कस करने लगा हूँ वो बेसिकली पाकिस्तान में वैलिड है, और इंडिया में भी इससे मिलता जुलता तरीका ही है। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो मैं इस टाइम कराची के मेथड को ज़्यादा फॉलो करूंगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट लेने का, या इंडिया में अपॉइंटमेंट लेने का, या किसी और जगह पे अगर आप हैं तो वहाँ अपॉइंटमेंट लेने का। बट क्योंकि हम कराची की बात कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी कराची के हिसाब से ही फिल करूँगा। अच्छा, जो लिंक मैंने अटैच किया है अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो लिंक जब आप ओपन करते हैं, डिप्लो का लिंक है। डिप्लो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जर्मनी की चीज़ें डील करती है। आई थिंक इंडिया में भी डिप्लो ही है। ये लिंक जो है आपको नज़र आ रहा होगा, एम्बेसी ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इस्लामाबाद, लेकिन ये कराची के लिए भी वैलिड है, क्योंकि कराची और इस्लामाबाद की डिप्लो की एक ही साइट है, pakistan.diplo.de वाली। तो ये हम कराची इस्लामाबाद दोनों के लिए यूज़ करेंगे। जब उस लिंक को हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक इस तरह का डॉक्यूमेंट ओपन होता है जिसके 2 पेजेस हैं। पहला पेज जो है वो हमें बता रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से तैयार करें, और दूसरे लिंक में एक चेकलिस्ट है
कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे अवेलेबल नहीं हैं या जो मिसिंग है, तो हम ये मिसिंग वाले पोर्शन में उस जगह पे टिक कर दें जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। तो ये 2 पेजेस हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ब्रीफली यानी कि मुख्तसर तौर पे इस सेक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे और फिर हम जाएंगे फॉर्म फिल करने की तरफ। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक पॉइंट है कि हम कैसे प्रूव करें यूनिवर्सिटी डिग्री की रिकग्निशन, तो उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है। डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे पास सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको कैरी करने हैं। एक सेट उसका होगा और दूसरा सेट होगा फ़ोटोकॉपीज़ का सेट। जो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ होंगी उनका भी एक सेट आपको तैयार करना है। डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार किए जाएँ इसके ऊपर हम क्विकली एक नज़र मार लेते हैं। पहला पॉइंट ये बोलता है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो और साइन किया हुआ हो। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, इसी के आगे हमें नज़र आ रहा है दिस फॉर्म कैन बी फाउंड हेयर। इस हेयर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम फिल करेंगे। अच्छा जी, इसी पॉइंट के अंदर एक बात की गई है कि आपकी जो तस्वीर है, जो पासपोर्ट फ़ोटो है आपकी, वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटो जो है जर्मनी के लिहाज से डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जो पासपोर्ट फ़ोटो हम लोग इंडिया या पाकिस्तान के अंदर खिंचवाते हैं। ये तस्वीर वाइट बैकग्राउंड की होती है और एक सर्टेन डायमेंशंस के अंदर होती है। ये तस्वीर आप किसी भी स्टूडियो पे जाके अगर आप बोलेंगे जर्मनी के वीज़ा के लिए तस्वीर खिंचवानी है तो वो खुद समझ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जगहों पे समझ जाते हैं कि किस तरह की तस्वीर है। ये जो तस्वीर होगी फॉर्म के ऊपर स्टेपल नहीं करनी है, ये ग्लू करके लगानी है। किसी ग्लू से लगाइएगा, इसे स्टेपल नहीं कीजिएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अपने साथ ये तस्वीर कैरी करके ले जाएं और ऑफिस क्लिप जैसे बोलते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स को आपस में जो कंबाइन करके रखता है उससे भी आप ये तस्वीर अटैच कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि आपका पासपोर्ट बहुत अच्छी कंडीशन में हो। ऐसा ना हो कि आपके बच्चों ने ख़राब किया हो या किसी और ने ख़राब कर दिया हो पेन के निशान से, मार्कर के निशान से। तो पासपोर्ट आपकी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए और आपका सिग्नेचर भी हो। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर एक जगह होती है जहाँ पे आपको साइन करना होता है। अगर आप वहाँ साइन नहीं करेंगे तो कॉन्सुलेट के अंदर वो विंडो पर ही आपसे वहाँ पे साइन करवाएगा। तो बेहतर है कि आप घर से आराम से साइन करके ले जाएं उसे। अच्छा, पासपोर्ट पे 2 एम्प्टी पेजेस होना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो वीज़ा लग के आता है वो 2 पेजेस पर होता है। एक पेज पर वीज़ा होता है और दूसरे पेज पर डिटेल्स होती हैं जो स्टिकर सब बताता है कि भाई ये वीज़ा जो है किस किस चीज़ के लिए वैलिड है वगैरह वगैरह। और ऑब्वियसली पासपोर्ट जो है वो कम से कम 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए क्योंकि आपका जो चांसन कार्टे होता है वो भी 1 साल के लिए लगेगा। तो 1 साल से ज़्यादा के लिए ही वैलिड हो। मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि आप एक नया पासपोर्ट बनवाएं जो 5 साल या 10 साल का हो और उस पर लगवाएं वीज़ा। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है जो बोलता है कि एप्लीकेशन डिक्लेरेशन मस्ट बी ड्यूली रेड एंड साइंड बाय यू। एप्लीकेशन डिक्लेरेशन क्या होती है? वो ये होती है कि मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ और जो भी डाटा मैंने फिल किया है वो सारा का सारा फेक नहीं है, सारा ऑथेंटिक है, सारा ओरिजिनल है, कोई फ्रॉड नहीं है उसके अंदर। इस तरह की चीज़ होती है एप्लीकेशन डिक्लेरेशन। इसको हम ओपन भी कर लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि कुछ इस तरह का होता है कि जर्मन रेजिडेंस एक्ट के थ्रू मैं कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे रहा वगैरह वगैरह, और यही उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो ये है एप्लीकेशन डिक्लेरेशन। तो ये भी फिल हुआ हुआ हो और साइन हुआ हुआ हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आपको डिफरेंट मिलेंगे। लैंग्वेज की बात हो रही है तो लैंग्वेज के लिए मैं पिछली वीडियो में सब बता चुका हूँ कि अगर आपको इंग्लिश या जर्मन जो भी आप कर रहे हैं तो किस हिसाब से उसके पॉइंट्स होते हैं। इंग्लिश के लिए टॉयफल जैसा आपने किया हुआ है, या फिर अगर जर्मन के लिए गोएथे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो सब मैंने डिस्कस किया है अपने पिछली वीडियो के अंदर। अच्छा, ये पॉइंट बोलता है कि जर्मनी में रहने के लिए आपको जो ब्लॉक अकाउंट खोलना है उसके अंदर कम से कम 1027 यूरो पर मंथ के हिसाब से बैलेंस मौजूद हो, क्योंकि जाहिर है इसको फिर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल का बैलेंस आ जाएगा और उतने अमाउंट का ब्लॉक अकाउंट आपको खोलना है। ये बात भी मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ऐड करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं दिखाना तो आपके पास एक और तरीका है, वो है स्पॉन्सर का। अगर जर्मनी में आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी आपको स्पॉन्सर करता है और वो इस बात की डिक्लेरेशन देता है कि मैं इसका सारा खर्चा उठाऊँगा, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ या फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जो भी है वो हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट होनी चाहिए, और वो खाली आप डिग्री को नहीं कराइएगा, बाकी सब में तो अभी तक जितनी भी बात हुई है उसमें कोई अटेस्ट वाली बात नहीं हुई। यहाँ पे अटेस्ट की बात हो रही है तो इसकी कॉपीज़ को भी अटेस्ट करवा लीजिएगा। जो आप एक्स्ट्रा सेट एक बना रहे हैं कंप्लीट सेट ऑफ कॉपीज़, उसके अंदर भी आपको अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी होंगी। तो आप अपनी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और इन दोनों की कॉपीज़ भी अटेस्ट करवा लीजिएगा। अच्छा, ये पॉइंट भी है कि अगर आपको चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी भी रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए
और आपकी डिग्री भी रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, जिस प्रोग्राम में आपने डिग्री की हुई है वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। तो आपकी यूनिवर्सिटी अगर प्लस रैंकिंग की होगी तो वो रिकग्नाइज्ड होगी, और उसके अंदर जो प्रोग्राम आपने किया है वो भी उस यूनिवर्सिटी का रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो वो रिकग्नाइज्ड है। मैं जिस यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, ये मैटर करता है। ये कैसे चेक करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ google.com के ऊपर, और गूगल को मैंने बोला कि भाई NABIN यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम लिस्ट पाकिस्तान, अगर मैं ये भी सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास जो दूसरा लिंक आ रहा है nabin.kmk.org वाला, इस लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसी वेबसाइट खुलेगी। ये वेबसाइट पूरी जर्मन में है, इसको मैं ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट कर देता हूँ इंग्लिश के अंदर ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पर मैं अगर NABIN जो ऊपर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज आता है जिसमें मैं यूनिवर्सिटी देख सकता हूँ अपनी इंस्टीट्यूशन के अंदर। इंस्टीट्यूशन को मैं सीख करूँगा, सीख करके मैं लिखूँगा जनाब मुझे देखनी है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कोई भी जगह हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गया नेशनल यूनिवर्सिटी फास्ट इसे बोलते हैं इस्लामाबाद की, उसकी बात करते हैं। चलो भाई हम आ जाते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, हमने सेलेक्ट किया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे सामने आ गई। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी, ये रही फास्ट। अगर मैं नंबर पे क्लिक करूँगा ये सब डाटा गायब हो जाएगा मेरे पास, तो ये एक बग है, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो है मैं नेक्स्ट पे, फॉरवर्ड पे या बैक पे क्लिक करके आगे बढ़ूँ, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है कि मैं नंबर पे क्लिक करूँगा तो सब गायब हो जाएगा मेरे पास। मैं फॉरवर्ड करता हूँ, यहाँ मेरे सामने आ गया फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी, इस पर मैंने क्लिक किया प्लस पे, तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड वाला बटन जो है प्रिंट करने का है। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा मेरे सामने एक विंडो ओपन होगी जो कि शायद आपको अभी नज़र ना आ रही हो। उस विंडो के अंदर जो है वो फिर मैं प्रिंट कर सकता हूँ उसको, या तो मैं सेव भी कर सकता हूँ या मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये हो गया मेरे पास, ये यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे ये H+ रैंकिंग के अंदर है नेशनल यूनिवर्सिटी जो है, तो ये मेरे पास रिकग्नाइज्ड है फास्ट। और अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि इस यूनिवर्सिटी के कौन कौन से प्रोग्राम्स रिकग्नाइज्ड हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि कंप्यूटर साइंस का जो बैचलर्स है वो भी रिकग्नाइज्ड है। तो एक प्रिंट तो मैंने पहले ले लिया था यूनिवर्सिटी रिकग्निशन का, अब मैं प्रोग्राम की रिकग्निशन के लिए एक और प्रिंट लूँगा। उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर दोबारा से मेरे सामने इस तरह की चीज़ ओपन हो गई है। मुझे नज़र आ गया है किन किन यूनिवर्सिटीज़ का ये वाला प्रोग्राम एलिजिबल है। तो ये भी मैं प्रोग्राम जो है इसके लिए भी मैं इसी बटन पर दोबारा क्लिक करूँगा। दूसरा बटन आ गया मेरे सामने इस विंडो का, इस पर मैं क्लिक करके देखूँगा, फिर प्रिंट करूँगा और वो भी मैं अटैच करूँगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट जो है ये प्रूफ करेंगे मेरा कि मेरी यूनिवर्सिटी और मेरा प्रोग्राम रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें नज़र नहीं आती या आपका प्रोग्राम इसमें नज़र नहीं आता, तो उसके लिए हमें करना होता है ज़ैब करवाना होता है अपनी डिग्री को। वो क्या करेंगे, आपका जो कोर्स आउटलाइन है वो लेकर उसमें अपने कोर्स आउटलाइन से मैच करके और बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ज़ैब करवाना पड़ेगा इन शॉर्ट। तो ये तरीका है इसको देखने का। अच्छा भाई, फिर एक ये है कि अगर आप रेगुलेटेड प्रोफेशन जो कि मॉनिटर हुआ प्रोफेशन होता है, फॉर एग्जांपल मेडिकल की बात करता हूँ मैं, मेडिकल बहुत क्रिटिकल प्रोफेशन है, इंसान की लाइफ्स डिपेंडेंट होती हैं, तो वो जर्मनी बहुत मॉनिटर करता है, हर किसी को ऐसे ही नहीं डॉक्टर बनने देता है यहाँ पे। तो उसके लिए फिर ये है कि आपको, अगर आप इन प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है तो आपको प्रैक्टिस लाइसेंस लेना पड़ेगा जर्मनी की अथॉरिटी से। उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर कोई किसी ऐसे प्रोफेशन में आप हैं जो रेगुलेटेड है तो आप उसके लिए जर्मन अथॉरिटी से लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा और वो प्रोवाइड करना होगा। फिर ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में की थी कि अगर आप जर्मनी में पहले रह चुके हैं 6 महीने से ज़्यादा, इसमें ट्रैवल वीज़ा मतलब टूरिस्ट वीज़ा जो था इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ये कि आप 6 महीने से ज़्यादा रहें किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए या जॉब के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, बिज़नेस के लिए आप रहें, टूरिज़्म और विज़िट्स के अलावा अगर आप रहें 6 महीने से ज़्यादा, तो फिर उसका आपको 1 पॉइंट मिलता है। तो ये बात मैं पहले कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए चाहिए, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशन फॉर्म जो कि हम फिल करेंगे। इसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें रखनी है डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले ये चेकलिस्ट प्रिंट आउट होकर सबसे ऊपर लगेगी
उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये हमने ओपन किया हुआ है, ये मैं दिखाऊंगा प्रिंट करके कैसे होगा एंड में। फिर पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। अगर आपके बहुत सारे पासपोर्ट्स हैं तो जो आपके रीसेंट पासपोर्ट होगा उसकी कॉपी लगेगी, उसके 3 पेजेस जो होंगे पहले। पासपोर्ट के 3 पेजेस क्या होते हैं, अगर आप पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट ओपन करें तो एक पे आपकी तस्वीर होती है, वो पेज काउंट नहीं होता। उसके बाद जो उसके सामने पेज होता है वो पहला पेज है। उसके बाद जब आप फ्लिप करेंगे तो फिर दूसरा पेज और तीसरा पेज, उस पर तो खैर नंबर भी डले हुए 2 और 3। तो आप फोटोकॉपियर के पास जाइएगा, उसको बोलिएगा कि भाई 2 फोटोकॉपी करनी है। पहली जो है उसके अंदर मेरी तस्वीर वाला पेज और उसके सामने वाला पेज आ जाए, और दूसरी कॉपी के अंदर पेज नंबर 2 और 3 एक साथ आ जाएंगे। तो ये मोर देन इनफ है, ये काफ़ी है इस तरह से कॉपी करना। आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो भी आपको चाहिए होगी। अच्छा, जितनी कॉपीज़ हैं ये सब A4 पेज पर कीजिएगा, जो हमारा नॉर्मल प्रिंटिंग का पेज होता है। ये नहीं कि जो हमारा आईडी कार्ड का साइज़ है उसी साइज़ की फ़ोटोकॉपी करवा रहे हैं। अच्छा, आईडी कार्ड की कॉपी किस तरह से होगी कि आप फोटोकॉपियर को बोलिएगा कि भाई आईडी कार्ड का मेरा फ्रंट और बैक दोनों एक ही साइड पे आए, इस तरह का कॉपी निकालो, तो वो उसे पता होता है किस तरह का निकालना है। एप्लीकेशन डिक्लेरेशन जो हमने बात की थी, इकरार करता हूँ कि मैंने कुछ भी धोखा नहीं दिया, मैं सब सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा, वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पर लगेगा। तो इसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें लगेंगी। अच्छा, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, जब आप अपॉइंटमेंट आप कंफर्म कर लेंगे तो एक ईमेल आपको आएगी, वो भी आपको इसके साथ लगानी है। ऐसे ही नहीं पहुंच सकते कॉन्सुलेट या एम्बेसी बगैर अपॉइंटमेंट के। अच्छा, जिन चीज़ों में ओनली इफ़ एप्लीकेबल आएगा वो आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो वो लगाने हैं, और इसी सीक्वेंस में सब चीज़ें लगेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो प्रीवियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, बल्कि चलो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसी पे आते हैं। रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल, अगर आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया है और वो रिजेक्ट हुआ था तो उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। एजुकेशनल एकेडमिक प्रोफेशनल CV करिकुलम विटाए, जो मतलब आपकी रिज्यूमे होती है, जो CV होती है, वो भी आपको अटैच करनी है। उसके अंदर आपका वर्क एक्सपीरियंस भी आ रहा होगा और आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी आ रहा होगा कि आपने कहाँ से किया, कौन से ईयर में किया। तो वो एक CV जो आपकी बेसिकली होती है जॉब के लिए जो आप अप्लाई करते हैं, तो वही आपको लगानी है। प्रूफ ऑफ प्रीवियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपने इससे पहले काफ़ी जगह पे जॉब की हुई है तो उन सब जगहों का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अटैच करना होगा। लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे हम बात कर चुके हैं, जैसे टोएफल हो गया या गोएथे का सर्टिफिकेट हो गया जर्मन के लिए, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर लगेगी, 9वें नंबर पे लगेगी, 9th पे। प्रूफ ऑफ सफिशेंट फाइनेंशियल मीन्स हम बात कर चुके हैं, या तो हम ब्लॉक अकाउंट के थ्रू आ सकते हैं या फिर हम स्पॉन्सर के ज़रिए भी इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो हम जो भी अटैच कर रहे हैं, या ब्लॉक अकाउंट अटैच कर रहे हैं या फिर डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट अटैच कर रहे हैं, दोनों सूरतों में हम यहाँ पे टिक लगाएंगे कि हमने क्या अटैच किया है। और यूनिवर्सिटी डिग्रीज इंक्लूडिंग फाइनल ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, HEC से अटैच करवाने वाली बात जो मैंने की थी वही बात यहाँ पर आएगी कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों अटैच होकर यहाँ पर आएंगी। उसके बाद फिर आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया था एनाबन करने वाला, वो दोनों जो पेपर थे वो दोनों प्रिंट आउट आपके यहाँ पर आएंगे, इस पॉइंट पर, ठीक है। और अगर आपका ये एनाबन नहीं है आपके पास, फिर आप जैप करवाएंगे तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, हाँ, कि डिग्री जो है वो एनाबन तो नहीं है लेकिन जर्मनी में एक्सेप्टेबल है। बाकी ये कि प्रैक्टिस लाइसेंस और प्रूफ ऑफ प्रीवियस स्टेज इन जर्मनी, ये दोनों अगर आपके पास, अगर आपके लिए वैलिड है तो आप अटैच करेंगे, नहीं तो इसको इग्नोर करते हैं। वीज़ा फ़ीस जो है वो 75 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको पे करनी होगी। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर यूरो फॉर एग्जांपल 305 का चल रहा है या 310 का चल रहा है या जितने का भी चल रहा है, तो उसी हिसाब से आप जो है वो 75 का मल्टीप्लाई करें और उतना अमाउंट लेकर जाएँ। और अपने साथ एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर कैरी करें, स्पेशली 100 वाले नोट, 500 वाले नोट, 1000 वाले नोट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि वहाँ पर अक्सर चेंज का प्रॉब्लम होता है कि खुला नहीं मिलता बॉस। फिर एंड में आप जो है बताएंगे कि मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हो, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो यहाँ पर लाजमी मेंशन कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरे पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोई नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर चेक लगाऊंगा कि मेरे पास वो सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। बाकी फिर डेट और साइन करना है, और ये आपका बिल्कुल फ्रंट वाला डॉक्यूमेंट तैयार है। अब आते हैं फॉर्म की तरफ कि फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास इस तरह का फॉर्म आ रहा है, मैं इस टाइम अज्यूम करके, सपोज़ करके मैं किसी बंदे के नाम पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ। ये फॉर्म जो है वो मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। ऑब्वियसली मेरी लैंग्वेज जर्मन नहीं है तो मैं इंग्लिश में करूँगा ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहली चीज़ है सर नेम। अच्छा, इस सर नेम किसी के 2 होते हैं, किसी का 1 होता है, किसी के फर्स्ट नेम 2 होते हैं, किसी का टोटल नाम ही 2 होता है, तो एक फ़र्स्ट नेम और एक सर नेम होता है।
यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि एक आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद अरशद इकबाल, उसके नाम से ये हम फिल कर रहे हैं। और उसके पासपोर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट नेम में मोहम्मद अरशद लिखा हुआ है और सर नेम में इकबाल लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से मैं फिल करूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा जनाब मोहम्मद अरशद और यहाँ मैंने कर दिया इकबाल। डेट ऑफ बर्थ जो अरशद भाई की है वो सपोज कर लेते हैं 27 जून 1992। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ कराची और कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। जेंडर उनका मेल है। मैरिटल स्टेटस में क्या रखे हैं, सिंगल हैं अरशद भाई, मैरिड हैं, मैरिड कर देते हैं, चलो सही है। बहुत सारे बच्चे वाले होते हैं जिनको अप्लाई करना होता है तो उनको प्रॉब्लम ना हो। मैरिड हैं, कब से हैं भाई, उनकी शादी हुई थी 2018 में। करंट नेशनैलिटी पाकिस्तान है, प्रीवियस नेशनैलिटी कोई भी नहीं है। अगर आपकी एक से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ हों तो फिर आप यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं वो कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते रहेंगे ऑप्शन बढ़ते रहेंगे। किसी के पास 2 नेशनैलिटीज़ हों, 3 से ज़्यादा तो होती नहीं, किसी के पास 2 मैक्सिमम होती हैं नॉर्मली, तो इसीलिए हम। लेकिन अरशद भाई सिर्फ पाकिस्तानी है, पैदा पाकिस्तान में हुए, रहे पाकिस्तान में, इसलिए उनके पास और कोई नेशनैलिटी नहीं है और हम यही अज्यूम करते हैं अभी के लिए। उनके बच्चे हैं जी हैं। अच्छा, यहाँ पे वो बच्चे भी काउंट होंगे जो कि 18 साल से बड़े हो गए। ऐसा नहीं सोचो कि सिर्फ डिपेंडेंट हैं तो उन्हीं का नाम लिखना है, जो 18 साल से बड़ा हो गया वो भी इंक्लूड करना है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आते हैं और आप बोलते हैं कि यार बीवी बच्चों को लेके मैं नहीं आ रहा, या 2 बच्चे हैं जो कि फॉर एग्जांपल अपनी दादी के पास रहते हैं या कहीं और रहते हैं तो वो नहीं आएंगे साथ में यहाँ पर, तो उनको भी इंक्लूड करना है। बच्चे तो हैं ना भाई। चलो भाई, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ओवर 18 ईयर्स, बच्चों के नाम लिखते हैं। अरशद भाई के पहले बच्चे का नाम रख देते हैं हम, सर नेम तो ऑब्वियसली अरशद ही होगा, या कोई और भी हो सकता है जाहिर है, लेकिन ये है कि फ़िलहाल हम अरशद रखते हैं। फर्स्ट नेम इसका होगा बबलू, बबलू अरशद। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। मैस्कुलिन इसका जेंडर है। बर्थ डेट इसकी रख देते हैं हम 27 थी ना पहले, 29 जून, और ये पैदा हुआ है 2020 में, 2020 में पैदा हुआ है। उससे 18 के बाद ही है ना, हाँ 18 में शादी हुई थी ना, तो 20 सही है। प्लेस ऑफ बर्थ उसकी भी कराची है और रेजिडेंस भी कराची है। ठीक है। नेशनैलिटी पाकिस्तान है। ये हो गया पहले बच्चे की डिटेल। सर नेम अरशद रहने देते हैं और महा अरशद, चलो भाई महा अरशद हो गया। ओ, बर्थ नेम नहीं आएगा, बर्थ नेम नहीं आएगा, इसका नाम डिफरेंट नहीं था पैदाइश के टाइम पर। अच्छा, बर्थ नेम या प्रीवियस फैमिली नेम्स यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अगर आपका पैदाइश के टाइम पे नाम कुछ और रखा गया था और बाद में चेंज हुआ है तो फिर वो यहाँ पे लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ कराची है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है। प्लेस ऑफ बर्थ कराची है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है। करंट नेशनैलिटी भी इसकी पाकिस्तान है, प्रीवियस नेशनैलिटी कोई भी नहीं है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस में भी कराची आएगा कि भाई अभी भी कराची में ही रहती है। ये भी हो सकता है कराची में रहती है और शिफ्ट हो गई इस्लामाबाद या लाहौर या कहीं और, बट ठीक है अभी हम कराची को कंसिडर करते हैं। अब बात हो रही है कि जो हमारे अरशद भाई हैं उनके पेरेंट्स की बात हो रही है। अरशद भाई के अब्बू का नाम रख देते हैं अमजद, अमजद ख़ान। तो सर नेम उनका हो जाएगा ख़ान और फर्स्ट नेम हो जाएगा अमजद, अरशद अमजद। ठीक है। पाकिस्तान नेशनैलिटी है। डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं हम 10 जनवरी 1965। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ उनकी भी कराची थी और रेजिडेंस भी कराची है। अरशद भाई कराची, हार्ड कोर कराची, कोई कहीं और रहे ही नहीं। पैदा भी कराची में हुए, रहे भी कराची में। इनके अम्मी भी कराची की, अब्बू भी कराची के, सब कराची कराची खेल रहे हैं। अब इनकी मदर का अगर हमें रखना होगा तो फिर इनकी अम्मी का नाम रख देते हैं सारा खान। चलो भाई सारा खान, वो भी पाकिस्तानी है। डेट ऑफ बर्थ उनकी लिख देते हैं हम 14 नवंबर और 1968। ठीक है, चलो सही है। बर्थ प्लेस कराची
और प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी कराची, सब कराची। अच्छा, प्रोफेशन में आपको क्या लिखना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अरशद भाई को हम सपोज़ करते हैं कि वो आईटी में काम करते हैं और नेटवर्क में काम करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेटवर्क। ये नहीं भी लिखे तब भी चलेगा, सिर्फ हमें ये बता देना खाली, तब भी बहुत है, लेकिन चलो लिख देते हैं, बाकी बचा खाली छोड़ देते हैं। अच्छा, अरशद भाई का जो एड्रेस है उसका नाम रखते हैं प्रिंस स्ट्रीट। प्रिंस स्ट्रीट पे रहते हैं ये, हाउस नंबर इनका 12 है। अदर डिटेल की ज़रूरत नहीं है अगर, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं 75000, कुछ भी लिख देते हैं। खैर आप अपना लिखिएगा, यहाँ पे मैं कुछ भी फिल कर रहा हूँ। कराची, पाकिस्तान, 0300 1234567। अब ज़ीरो की जगह हो जाएगा 0092, +92 भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन प्लस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है, तो 0092 फिर 300 यानी 0300 1234567, ये इनका फ़ोन नंबर है। ईमेल एड्रेस है arshadbhai@gmail.com। अच्छा, क्या आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ के आप नेशनल नहीं हैं? इसको अरशद भाई तो नहीं रहते ना, इसको हटा देते हैं। अगर आप रहते हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा आपकी रेजिडेंस परमिट की टाइप क्या है, या आप वर्क वीज़ा पर हैं उसका नंबर क्या है, ये सब चीज़ें उसमें बतानी पड़ेंगी, कब तक वैलिड है। लेकिन क्योंकि अरशद भाई सिर्फ कराची में रहते हैं इसलिए इसको हम अभी रिमूव कर रहे हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट अरशद भाई का है पासपोर्ट, जिसका नंबर है AB123456 ये अरशद भाई का पासपोर्ट नंबर हो गया। डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट जो इशू हुआ है हम रखते हैं 2 अगस्त को इशू हुआ है, और इन्होंने बनवाया था 10 साल का पासपोर्ट, तो 10 साल के पासपोर्ट का मतलब ये है कि 2034 और 1 अगस्त 2000, हाँ सही है सही है। इशूइंग स्टेट पाकिस्तान ऑब्वियसली, इशूड बाय और एग्जिबिटेड इन ये सब छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, पाकिस्तान बहुत है। अच्छा भाई, ट्रैवल डेट्स एंड पर्पस। ट्रैवल डेट में क्या है कि पर्पस क्या है जर्मनी में स्टे करने का? एम्प्लॉयमेंट, स्टडीज़ पे तो जा नहीं रहे। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट है इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट, नेटवर्क में ही करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर कर देते हैं चलो। फिर आता है फ्रॉम के ऊपर, फ्रॉम कब से, यानी कि तो कब से के अंदर आएगा कि भाई कब से कब से कब से। मैं चाह रहा हूँ कि जनवरी 2025 में जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये लिखा, और जनवरी के मिड में ट्रैवल करता हूँ चलो, 10 जनवरी 2025। और कब तक? 1 साल का होगा ना मेरे पास ये वीज़ा, तो 1 साल का ही मुझे टाइम देना है, इसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता। हाँ वो अलग बात है, मुझे जॉब मिल जाती है, मेरा वीज़ा चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसका एक लॉन्ग टर्म होगा, वो बात की बात है। फ़िलहाल मुझे 1 साल से ज़्यादा नहीं रहना है। तो एक और हमें डिक्लेरेशन आ रही है, आई इंटेंडेड टू स्टे इन जर्मनी फॉर नो लॉन्गर दैन 12 मंथ्स एंड अप्लाई फॉर अ वीज़ा वैलिड फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ स्टे। हाँ सही है, 1 साल का, तो यानी कि हो गया ये 2026 जनवरी जनवरी जनवरी, और 10th का मतलब है 9 जनवरी 2026, पूरा 1 साल बन रहा है। ये मैं यहाँ पे डाल दूँगा। रेफरेंस के अंदर हम किसी इंस्टीट्यूट का, किसी बंदे का, किसी का भी रेफरेंस लिख सकते हैं, और अगर आपका कोई जर्मनी में जानने वाला है उसका रेफरेंस लिखें तो बहुत अच्छी बात है, तो उसकी डिटेल सारी आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अरशद भाई का रेफरेंस है जर्मनी के अंदर, एक उनका दोस्त है, फ्रेंड है उनका, जो है उसका नाम है अमजद भट्टी। चलो भाई, सर नेम भट्टी हो गया, अरशद अमजद, चलो चलेगा, अमजद भट्टी। नहीं, अमजद तो अरशद के और भी कोई रह चुका है, अमजद खान रहे हैं भाई, पहले चेंज करो भाई, दोस्त चेंज करो। सारिम भट्टी, चलो भाई सारिम भट्टी इनका है। ये भी मेल हो जाएगा, और इसकी डेट ऑफ बर्थ हम लिख देते हैं 23 और 23 मार्च। चलो भाई 23 मार्च को पैदा हुआ था। कब हुआ था भाई? 1993 में। प्लेस ऑफ बर्थ इसकी है हैदराबाद कर देते हैं। नेशनैलिटी इसकी पाकिस्तानी है।
स्ट्रीट इसकी कर देते हैं 45, हाउस नंबर नहीं 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 नहीं, हाउस नंबर 45 कर देते हैं। स्ट्रीट के अंदर कोई नाम लिखना है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम किंग्स। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल है, कुछ भी लिख सकते हैं। पोस्ट कोड हमें क्योंकि लिखना होगा कुछ ना कुछ, तो हम उसके अंदर भी कुछ भी पोस्ट कोड हो गया वो लिख दिया। लोकेशन हमें करनी है, समझो वो बर्लिन में रहता है जर्मनी में, और जर्मनी बर्लिन, ठीक है। टेलीफोन नंबर उसका हो गया जो कि जर्मनी का पोस्टल, वो जर्मनी का कोड है, जो कि जर्मनी का कोड है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी कुछ भी लिख देते हैं फ़ोन नंबर। और क्योंकि ये इसका नाम है सारिम, तो ईमेल एड्रेस भी ऐसी कुछ बना देते हैं, sarim123@hotmail.com, ठीक है। डिफरेंट स्पेलिंग, लास्ट नेम की नहीं है, फर्स्ट नेम की नहीं है, अदर नेम की नहीं है, सब खाली छोड़ दो। रेफरेंस भी हमारा तैयार हो गया। लिविंग एक्सपेंसेस पे आते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस कैसे उठाए जाते हैं भाई जर्मनी में रहने पे? जर्मनी में रहने पे क्योंकि हम जा रहे हैं तो हम ब्लॉक अकाउंट के ज़रिए करेंगे, तो हमारा एक्सपेंस ऐसे चलेगा। बहुत सारे लोग जो जॉब पर जाते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं कि सैलरी से चलेगा हमारा, तो खैर ब्लॉक अकाउंट हम यहाँ पे मेंशन करना है। अच्छा भाई, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट है कोई या नहीं है? इनके पास नहीं है तो नो रहने दो इसे। पोस्टल कोड पोस्टल कोड पोस्टल कोड पोस्टल कोड, यानी कि मैं जहाँ पे रहने जा रहा हूँ उसका पोस्टल कोड क्या हो सकता है? सपोज़ करो मैं बर्लिन जा रहा हूँ, बर्लिन की कोई लोकेशन का पोस्ट कोड मैं उठा के डाल देता हूँ 45454, ऐसे ही कुछ भी डाल दिया। वैसे बर्लिन नहीं है बट कुछ ना कुछ तो डालना है ना। चलो भाई, पोस्टल कोड भी आ गया। कैसे रहूँगा? मेरा एक सिंगल रूम होगा और नो 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 फैमिली मेम्बर साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे, बाकी सब मैं खाली छोड़ रहा हूँ। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है? इसको येस करना है क्योंकि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, और ट्रैवल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस एक ही चीज़ है। ट्रैवल इंश्योरेंस हम लेंगे तो उसके लिए हम इसको येस करेंगे, और ट्रैवल इंश्योरेंस हम ले सकते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंट से या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आदम जी है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, इस तरह इंडिया में और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस हमारे पास होगी लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, तो 1 साल की ट्रैवल इंश्योरेंस हमें लेनी है, जो कि पाकिस्तान में यूजुअली 10,000 के अंदर अंदर ही आएगी। अच्छा भाई, अरशद भाई पहले कभी जर्मनी नहीं आए तो इसको खाली छोड़ेंगे। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको ये टिक करके बताना है कि आप कब से कब तक रहे हैं जर्मनी में और किस जगह पे रहे हैं। तो ठीक है, अरशद भाई नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उनका कोई नहीं है, और निकाले भी कभी नहीं गए जर्मनी से, तो इसको भी नो रखेंगे। कोई डिजीज़ इनमें से कोई बीमारी अरशद भाई को नहीं है, तो इसको भी नो रखेंगे। अगर हो तो फिर डिटेल देनी होती है कि ये बीमारी कौन सी है, क्या है, सब चीज़ें। तो ये हो गया हमारा फॉर्म जिसके अंदर हमने कुछ मेन सेक्शंस फिल किए, जिसमें अरशद भाई की फैमिली सब फिल हो गया। ये देखो भाई, अब हम जाएंगे फ़र्दर पे। हम इसे सेव भी कर सकते हैं लेकिन हम जाएंगे फ़र्दर पे। हम फ़र्दर पे गए तो हम अपना, इसने ऑप्शन में दे दिया कि हम पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड, कि हम पीडीएफ की सूरत में डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने डाउनलोड कर लिया, देख लें पूरा फॉर्म मौजूद है। ये हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हमें इसको साइन करना होगा और डेट और प्लेस लिखनी होगी। तो हम यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन आएगा इसके नीचे इधर, और ओट एंड डाटुम यहाँ पे जो है हमारी ओट यानी जगह, प्लेस कराची आ जाएगी। फिर कॉमा देकर या स्पेस देकर यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। डेट ज़रूरी नहीं है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन की डेट हो, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आप डेट डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिमिलरली कुछ और सिग्नेचर और प्लेस और डेट आएंगी। तो ये हमारा फॉर्म पूरा बार कोड्स हर चीज़ के साथ तैयार है, और अरशद भाई रेडी टू गो टू जर्मनी ऑन चांसन कार्ट वीज़ा। अब तक हम कर चुके हैं कि हम फॉर्म फिल कर चुके हैं, और उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास थे ये सब तैयार कर चुके हैं, यानी कि हम रेडी हैं चांसन कार्ट अप्लाई करने के लिए। लेकिन अब जो चैलेंज है हमारे सामने वो है अपॉइंटमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट नहीं मिलती भाई, और वाकई नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट लेने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं मिलती। यहाँ मैंने लिखा डिप्लो कराची चांसन कार्ट अपॉइंटमेंट, ये आ गया मेरे पास। अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑफ द फेडरल अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑफ द जर्मन फॉरेन ऑफिस कराची, यहाँ से अपॉइंटमेंट मैं ले सकता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं।
इसमें अपॉर्चुनिटी कार्ड आ रहा है, ये रहा अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्ग टर्म। इस पर मैं गया कंटिन्यू पे, बुकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट यही करनी है, कंटिन्यू। भाई ये आ गई मेरे पास डिटेल जिसके अंदर सब बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपको लानी है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर जो है बताया हुआ है कि ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा, ब्ला 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 ब्ला, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नेसेसरी है। तो उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, वो आप फिल करिएगा और फिर आप क्लिक कर देंगे कंटिन्यू के ऊपर। यहाँ पर एक वेरिफिकेशन है हमारे पास जो कि हम फिल करेंगे 3VNNDC और फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दिया हमने, जो कि गलत है, DW442C। चलो ये क्लियर नज़र आ रहा है, कंटिन्यू पे गए। आपको नज़र आ रहा होगा अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल एट दिस टाइम। इस पूरे महीने में कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट मंथ पे गए, वहाँ भी अवेलेबल नहीं है, हालांकि यहाँ पर तो पूरी लिस्ट आनी चाहिए अपॉइंटमेंट्स की। तो ये इशू हमारे पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपॉइंटमेंट फिर नहीं मिल रही तो हम लें किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट या तो हम ख़रीद सकते हैं जो कि लोग बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में, जो कि सही नहीं है क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहे होते हैं उसके अंदर। बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट ख़रीदते हैं और जब वो अपॉइंटमेंट वाले दिन जाते हैं कॉन्सुलेट तो वहाँ पे उनका नाम ही नहीं होता। पता लगता है कि भाई वो फेक ईमेल बनाई हुई है उसने, क्योंकि ईमेल भी जनरेट हो जाती हैं, सब हो जाता है, हर चीज़ एडिट करके ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, एडिट करके बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो इसलिए अपॉइंटमेंट ना ख़रीदें, आप ख़ुद से बुक कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे बुक की जाए। उसका तरीका ये है कि जर्मनी में जिस टाइम रात के 12 बज रहे होते हैं, वीकडेज़ की बात कर रहा हूँ, वीकेंड की बात नहीं कर रहा, जब एम्बेसी आपकी खुली हुई होगी उन दिनों की बात हो रही है। जर्मनी में जब रात के 12 बजते हैं तो उस टाइम पाकिस्तान में रात के 3 बज रहे होते हैं, और जब डे लाइट वाला मोड ऑन नहीं होता तो फिर 4 बज रहे होते हैं। बस आपको ये देखना जर्मनी में रात के 12 कब बजते हैं। आमतौर से जब जर्मनी में रात के 12 बजते हैं तो या तो 3 बज रहे होंगे रात के या फिर 4 बज रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर। तो उस टाइम पर अपॉइंटमेंट्स आती हैं, कभी 2 आती हैं, कभी 3 आती हैं, कभी 4 आती हैं, और वो 5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती हैं। 5 मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2-3 मिनट के अंदर समझो सारी अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाती हैं। तो जैसे ही जर्मनी में रात के 12 बजे, यानी कि पाकिस्तान में रात के 3 या 4 जो भी टाइम हो रहा होगा वो बजे, आप इस पेज को रिफ़्रेश करते रहें और फ़ौरन से क्लिक कर दें। फ़ौरन जो भी अवेलेबल नज़र आए, मत देखें क्या टाइम है क्या दिन है, बस आप क्लिक कर दें उसके ऊपर। जैसे ही क्लिक करेंगे और फ़ौरन जल्दी जल्दी फिल करके अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह फिल करके आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी देर करेंगे या पढ़ने बैठ गए एक एक चीज़ को तो फिर वो कोई और वो अपॉइंटमेंट ले जाएगा। तो बेहतर है कि फ़ौरन से बुक की जाए। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था, ये तरीका मैंने उन्हें बताया था, और उनमें से खैर 2-3 तो अभी जर्मनी में बैठे हुए भी हैं, और उसके अलावा जो है बहुत सारों को अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। इस तरह से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, एक हफ़्ते बाद, मतलब मिलेगी, कभी ना कभी मिलेगी ज़रूर। लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्स रेडी अपने कर लें। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करते रहिएगा। अपॉइंटमेंट पहले ले लें क्योंकि अपॉइंटमेंट आपको कम से कम भी 1 महीने बाद की मिलेगी। अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं है कि वो आज शो होगी तो परसों की शो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 1 महीने बाद की शो होगी, और 1 महीना मोर देन इनफ होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए। उस दौरान आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे। तो अपॉइंटमेंट पे पहले फोकस करें और अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। तो ये तरीका है अपॉइंटमेंट लेने का। तो होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक इस वीडियो के अंदर, कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। चलें ये सब प्रोसेस फॉलो करके आप जर्मनी आ गए। उसके बाद क्या करना है, कैसे जॉब ढूंढनी है, कैसे अप्लाई करना है, CV कैसे बनानी है, इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम एक और वीडियो बनाएंगे। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आपके लिए फ्री है। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ या ज़रा सी भी नॉलेज मिली है, इस वीडियो को लाइक करें और जहाँ जहाँ हो सकता है शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। और भाई अब तो किदवाई को सब्सक्राइब कर लें, आपका कुछ नहीं जा रहा, फ्री है आपके लिए। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत अफसोस की बात है यार। इतनी एफर्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा तो ख्याल करें। एक छोटे से सब्सक्राइब की अहमियत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो भाई आज की वीडियो वैसे इतनी बड़ी हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।